नमस्कार। सुन लो यूपीएससी प्रस्तुति में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं और भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म को देखने के कुछ और अहम पर्सपेक्टिव्स यानी नजरियों पर बात करेंगे। जी हाँ। ये चर्चा आइग्नो के एमए हिस्ट्री के सोर्स मटेरियल यूनिट 4 पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनलिज्म पार्ट 2 पर आधारित है। बिल्कुल। पिछली बार हमने कॉलोनियलिस्ट, नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट दृष्टिकोणों पर विस्तार से बात की थी। हाँ, और आज का फोकस रहेगा कुछ और महत्वपूर्ण स्कूल्स ऑफ थॉट पर, जैसे कि कैम्ब्रिज स्कूल और सबल्टर्न स्टडीज। एग्जैक्टली। और ये समझना खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या कैसे अलग-अलग हो सकती है। राष्ट्रवाद जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को कितने कोणों से देखा जा सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो लिसनर्स को इस चर्चा से क्या मिलेगा? व्हाट्स द की टेक अवे फॉर देम? देखिए, इस चर्चा के अंत तक जो प्रचलित व्याख्याएं हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की, उनसे हटकर कुछ अलग और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स की एक गहरी समझ विकसित होगी। हम जानेंगे कि कैसे इतिहासकारों ने राष्ट्रवाद के कारणों, उसके तरीकों और यहाँ तक कि उसके नायकों पर भी सवाल उठाए हैं। This understanding will be immensely helpful for mains answers and developing a nuanced perspective. चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सेक्शन 4.1 इंट्रोडक्शन से। जैसे हमने कहा, पिछली बार कॉलोनियलिस्ट, नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट विचारों पर बात हुई थी। हाँ बिल्कुल। और ये यूनिट, ये इकाई हमें कुछ और महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से परिचित कराती है जो नेशनल मूवमेंट की इंटरप्रिटेशन के लिए उतने ही जरूरी है। इनमें कैम्ब्रिज स्कूल और सबॉल्टर्न स्टडीज प्रमुख हैं। अच्छा। और इससे ये भी पता चलता है कि हिस्ट्री राइटिंग यानी इतिहास लेखन खुद में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये अलग-अलग आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक और पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस यानी राजनीतिक प्रथाओं से प्रभावित होता है। ठीक है, तो आते हैं सेक्शन 4.2 पर, द कैम्ब्रिज स्कूल ऑन इंडियन नेशनलिज्म। ये कैम्ब्रिज स्कूल क्या है? नाम से तो लगता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। 1960s और 1970s में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ इतिहासकारों ने ये नजरिया पेश किया और ये काफी हद तक आप कह सकते हैं कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी यानी उपनिवेशवादी इतिहास लेखन से मिलता जुलता था। अच्छा। मतलब नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट विचारों के बिल्कुल विपरीत। हाँ बिल्कुल। नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट दृष्टिकोणों के एकदम ऑपोजिट। इसे भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म की एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, एक वैकल्पिक व्याख्या के तौर पर देखा गया। तो इनका मुख्य तर्क क्या था? व्हाट वाज देयर सेंट्रल आर्गुमेंट? देखिए, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक तरह से कहें तो पूरी तरह से डीबंक करने की कोशिश की, मतलब उसे खारिज करने की कोशिश की। अच्छा, डीबंक कैसे? जहां नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट इतिहासकार मानते थे कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म भारतीय लोगों और साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म के बीच के कॉन्ट्रडिक्शन यानी अंतर्विरोध का नतीजा था। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड व्यू है। राइट। लेकिन कैम्ब्रिज स्कूल ने कहा कि साम्राज्यवाद और भारतीय लोगों के बीच कोई वास्तविक कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कोई असली अंतर्विरोध था ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? कोई अंतर्विरोध ही नहीं था, तो फिर आंदोलन क्यों हुआ? उनके अनुसार असली अंतर्विरोध तो खुद भारतीयों के बीच था। इंडियंस वर्सेस इंडियंस। इंटरेस्टिंग, ये तो बिल्कुल ही अलग बात है। हाँ। इसके पीछे कौन थे मुख्य लोग? हु वर द की फिगर्स? इसकी शुरुआत हुई जॉन गैलेगर और रोनाल्ड रॉबिन्सन के लेखन से। उन्होंने कहा कि कॉलोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद असल में एशिया और अफ्रीका के रिजीम्स की अंदरूनी राजनीतिक कमजोरी, इंटरनल पॉलिटिकल वीकनेस का नतीजा था। अच्छा। और इन रिजीम्स ने फिर यूरोपियंस के साथ कोलैबोरेट किया, सहयोग किया। जी। तो उन्होंने प्री कॉलोनियल से कॉलोनियल दौर तक कंटिन्यूटी यानी निरंतरता पर जोर दिया। जी। और साथ ही नेटिव्स की कोलैबोरेटिव रोल यानी सहयोगी भूमिका पर भी। और फिर अनिल सील, उनकी किताब द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो 1968 में आई, वो काफी चर्चित है। बिल्कुल। अनिल सील जो गैलेगर के छात्र थे, उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म असल में कुछ नहीं था, बस इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस यानी अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों के बीच ब्रिटिश सरकार से पोस्ट्स यानी पद और फेवर्स यानी अनुग्रह या कृपा पाने की होड़ थी। अच्छा, मतलब नौकरियों और सरकारी मदद के लिए लड़ाई। हाँ, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें यूनिवर्सिटी, म्युनिसिपल काउंसिल, प्रोविंशियल असेंबलीज में सीटें देकर उपकृत भी किया, मदद की।
लेकिन दिक्कत ये थी कि चाहने वाले बहुत ज्यादा थे और पद कम थे। डिमांड सप्लाई गैप। एग्जैक्टली और इससे इलीट्स यानी अभिजात वर्ग के बीच खासकर रीजनल लेवल्स पर यानी क्षेत्रीय स्तर पर जबरदस्त राइवलरी पैदा हुई, भयंकर प्रतिस्पर्धा। तो आपके कहने का मतलब है कैम्ब्रिज स्कूल के अनुसार ये ब्रिटिश बनाम इंडियंस का संघर्ष नहीं था, बल्कि इंडियंस बनाम इंडियंस का संघर्ष था। प्रिसाइजली, बिल्कुल यही। सील ने जोर देकर कहा कि मुख्य अंतर्विरोध, मेन कॉन्ट्रडिक्शन, भारतीयों के बीच था, खासकर एजुकेटेड एलीट यानी शिक्षित अभिजात वर्ग में। और ये राइवलरी, ये प्रतिस्पर्धा कास्ट, जाति, कम्युनिटी, समुदाय और रिलीजन, धर्म पर आधारित थी। अच्छा। उन्होंने यहाँ तक कहा, और मैं कोट कर रही हूँ, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म के बीच के एपरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स यानी जो स्पष्ट संघर्ष दिखते हैं, उन पर बहुत ध्यान दिया गया है। उनकी रियल पार्टनरशिप्स, उनकी वास्तविक साझेदारियों का अध्ययन करना कम से कम उतना ही लाभदायक होगा। वाओ, रियल पार्टनरशिप्स बिटवीन इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। हाँ, ये अनिल सील की 1968 की किताब में पेज 342 पर है। ये बहुत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है। तो फिर राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ? What about the nationalist sentiment? वो देशभक्ति, वो एकता की बातें? सील के अनुसार वो सब दिखावा था, फसाद। उन्होंने मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण को भी नकारा, कहा कि राष्ट्रवाद किसी क्लास डिमांड यानी वर्गीय मांग या अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में बदलाव का नतीजा नहीं था। तो फिर इसे कैसे समझा जाए? उनके मुताबिक इसे समझने के लिए एलीट्स, अभिजात वर्ग पर आधारित कंसेप्चुअल सिस्टम की जरूरत है, न कि क्लासेस यानी वर्गों पर। ये जो राइवलरीज थीं, प्रतिस्पर्धाएं थीं, वो कास्ट और कास्ट के बीच, कम्युनिटी और कम्युनिटी के बीच थीं, न कि क्लास और क्लास के बीच। अच्छा। और ये ज्यादातर हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशंस थीं, यानी क्षैतिज लामबंदी, एक ही स्तर के लोगों के बीच। इस लिहाज से उन्होंने कहा, भारतीय राष्ट्रवाद 19वीं सदी के यूरोप के जेन्युइन नेशनलिज्म्स यानी वास्तविक राष्ट्रवाद से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। जेन्युइन नेशनलिज्म से मेल नहीं खाता था, ये भी अनिल सील ने कहा। हाँ, ये भी उसी किताब में पेज 341 पर है। उनका मानना था कि ये यूरोप जैसा राष्ट्रवाद था ही नहीं। तो फिर कांग्रेस के बड़े बड़े आंदोलनों के बारे में उन्होंने क्या कहा, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन? सील ने उन्हें मेयर फेंस कहा, मतलब महज दिखावा या चालबाजी। मेयर फेंस। हाँ, और भी तीखे शब्द इस्तेमाल किए, जैसे स्ट्रेंज स्ट्रगल बिटवीन इम्पोर्टेंट राइवल्स यानी नपुंसक प्रतिद्वंदियों के बीच अजीब संघर्ष, या फिर दशहरा डुअल बिटवीन टू हॉलो स्टैच्यूज, दो खोखली मूर्तियों के बीच दशहरा द्वंद। बाप रे, हॉलो स्टैच्यूज मतलब कांग्रेस और ब्रिटिश राज दोनों खोखले थे? उनके नजरिए से हाँ। उनका मानना था कि असली लड़ाई तो आखिर में मुस्लिम लीग के आने के बाद शुरू हुई, इंडियन और इंडियन के बीच। ये भी पेज 351 पर है। ये तो बहुत ही निराशावादी, सिनिकल व्यू लगता है। उन्होंने दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं पर भी सवाल उठाया। बिल्कुल, कहा कि वो ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन की निकासी जैसे मुद्दे सिर्फ लंदन में अपने आराम के लिए उठा रहे थे। मतलब उनके इरादों पर ही शक किया। ये वाकई एक बहुत सिनिकल इंटरप्रिटेशन है। तो क्या बाद में कैम्ब्रिज स्कूल के विचारों में कोई बदलाव आया? Did it evolve? हाँ, थोड़ा बदलाव आया। बाद के इतिहासकारों ने हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन यानी क्षैतिज लामबंदी से हटकर वर्टिकल मोबिलाइजेशन यानी ऊर्ध्वाधर लामबंदी पर ध्यान केंद्रित किया। वर्टिकल मोबिलाइजेशन वो क्या है? ये फैक्शंस यानी गुटों के जरिए होती थीं। ये फैक्शंस पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप पर आधारित थे, मतलब एक संरक्षक पेट्रन और उसके अनुयायी क्लाइंट्स। ये रिश्ते लोकेलिटीज यानी इलाकों में चलते थे और वहां के स्थानीय मैग्नेट्स यानी प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। अच्छा, तो ये फैक्शंस जाति, वर्ग, धर्म की सीमाओं को लांघ सकते थे? हाँ बिल्कुल, ये पेट्रन क्लाइंट रिश्ते अक्सर इन सीमाओं को पार कर जाते थे। तो अब फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया? What became the new focus? हाँ, पहले तो एलीट कंपटीशन पर फोकस था। अब कि वो पार कर रहे थे। हम फोकस एलीट कंपटीशन से हटकर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस यानी प्रतिनिधि संस्थानों जैसे म्युनिसिपैलिटीज, नगरपालिकाओं और प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रांतीय विधानसभाओं में सीटें हासिल करने की होड़ पर आ गया। अच्छा, जो ब्रिटिश सुधारों रिफॉर्म्स जैसे 1919, 1935 के तहत भारतीयों के लिए खोले गए थे। एग्जैक्टली। लड़ाई अब लोकेलिटी यानी इलाके के स्तर पर लड़ी जा रही थी। लोकेलिटी ही भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स को नियंत्रित करती थी।
प्रोविंस यानी प्रांत और नेशन यानी राष्ट्र ये सब सेकेंडरी गौण थे। सो द ब्रिटिश वॉज स्टिल सेंट्रल टू दिस नैरेटिव? मतलब अंग्रेज अभी भी कहानी के केंद्र में थे? यस, वेरी मच। कैम्ब्रिज इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ही भारतीय उपमहाद्वीप में परिवर्तन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक थी, द प्राइम मोटर ऑफ चेंज। अच्छा। राष्ट्रवादी आंदोलन, नेशनलिस्ट मूवमेंट, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक ढांचे, मैट्रिक्स के भीतर विकसित हुआ जो अंग्रेजों ने बनाया था। और जब वर्ल्ड वॉर्स और ग्रेट डिप्रेशन के कारण सरकार को खर्च कम करना पड़ा, हाँ, तब सत्ता का डिवोल्यूशन हुआ यानी हस्तांतरण हुआ। इससे भारतीयों को प्रांतीय स्तर पर रियल पावर, वास्तविक शक्ति मिली और इससे ये स्थानीय लड़ाइयाँ और तेज हो गईं। और राष्ट्रवादी विचारधारा, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का क्या हुआ इस व्याख्या में? कैम्ब्रिज स्कूल का मानना था कि ये जो नेशनलिस्ट और एंटी इंपीरियलिस्ट बयानबाजी थी, रिटोरिक थी, वो मूल रूप से स्थानीय मुद्दों, लोकल इश्यूज से जुड़ी थी। दिखाने के लिए राष्ट्रीय बातें होती थीं, लेकिन असल में सब लोकल था। मतलब राष्ट्रीय नेता, नेशनल लीडर्स भी असल में स्थानीय मालिकों, लोकल बॉसेस के हितों में काम कर रहे थे। उनके अनुसार हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी राष्ट्रीय संस्थाएं भी असल में गुटों, फैक्शंस का जमघट थीं, जिनकी कमान स्थानीय प्रभावशाली लोगों, लोकल मैग्नेट्स के हाथ में थी। तो फिर आइडियोलॉजी का कोई रोल नहीं था? विचारधारा मायने नहीं रखती थी? उनके हिसाब से नहीं। राजनीति विचारधारा से नहीं बल्कि सत्ता, पावर और संसाधनों, रिसोर्सेज की तलाश से प्रेरित थी। समाज बदलने की बातें ये सब महज दिखावा, फसाद थीं। ये तो काफी अलग पर्सपेक्टिव है। इस स्कूल से जुड़े कुछ और नाम और किताबें बता सकती हैं? जरूर। एनएल सील के अलावा गॉर्डन जॉनसन की किताब है प्रोविंशियल पॉलिटिक्स एंड इंडियन नेशनलिज्म, सीए बेली की द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, डीए वॉशब्रुक की द इमर्जेंस ऑफ प्रोविंशियल पॉलिटिक्स, सीजे बेकर की द पॉलिटिक्स ऑफ साउथ इंडिया, बीआर टॉमलिनसन की द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द राज। ये कुछ महत्वपूर्ण काम हैं। और इनके लेख? हाँ, इनके लेख मॉडर्न एशियन स्टडीज जर्नल में छपे और एक महत्वपूर्ण संपादित वॉल्यूम था लोकैलिटी, प्रोविंस एंड नेशन, जो 1973 में आया। एक और इम्पॉर्टेंट एडिटेड बुक है पावर, प्रॉफिट एंड पॉलिटिक्स 1981 की। ठीक है, तो ये था कैम्ब्रिज स्कूल का नजरिया। अब आते हैं सेक्शन 4.3 द सबॉल्टन स्टडीज। ये एक और बहुत प्रभावशाली और शायद विवादास्पद दृष्टिकोण है। ये क्या था? हाँ, बिल्कुल, ये पिछली सदी के आखिरी दशकों में उभरा। सबॉल्टन स्टडीज जर्नल से जुड़े विद्वानों, स्कॉलर्स ने भारत के इतिहास लेखन, हिस्ट्री राइटिंग के सभी मौजूदा रूपों की बहुत तीखी आलोचना की। सभी मौजूदा रूपों की मतलब कॉलोनियलिस्ट, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, कैम्ब्रिज, सबकी? हाँ, सबकी। और उन्होंने आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, खासकर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की अपनी एक अलग व्याख्या पेश की। 1982 में जब इसका पहला वॉल्यूम प्रकाशित हुआ तो ये ट्रेंड काफी प्रभावशाली हो गया। इसे रैडिकल डिपार्चर यानी एक कट्टरपंथी प्रस्थान क्यों कहा गया? क्योंकि इसने खुद को पहले के सभी दृष्टिकोणों से बिल्कुल अलग घोषित किया। रंजीत गुहा, जो इसके एक प्रमुख प्रणेता थे, उन्होंने पहले ही वॉल्यूम में इसे प्रोजेक्ट का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र बताते हुए कहा। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, लंबे समय से एलिटिज्म यानी अभिजात्यवाद से प्रभावित रहा है। और ये एलिटिज्म दो तरह का था, कॉलोनियलिस्ट एलिटिज्म, औपनिवेशिक अभिजात्यवाद, और बुर्जुआ नेशनलिस्ट एलिटिज्म, बुर्जुआ राष्ट्रवादी अभिजात्यवाद। अच्छा, तो ये एलिटिज्म, अभिजात्यवाद की मुख्य समस्या क्या थी उनके अनुसार? गुहा के अनुसार इन सभी एलिटिस्ट हिस्ट्रीज यानी अभिजात्यवादी इतिहासों में एक बात कॉमन थी, वो थी लोगों की राजनीति का गायब होना, द पॉलिटिक्स ऑफ द पीपल। आम जनता की राजनीति का कोई जिक्र ही नहीं था, या था तो बहुत सतही तौर पर। मतलब इतिहास सिर्फ राजाओं, नेताओं और पढ़े लिखे लोगों का ही था? एग्जैक्टली। उन्होंने तीनों मुख्य धाराओं की आलोचना की। कॉलोनियलिस्ट की, जो मानते थे कि उनका शासन अज्ञानी लोगों को प्रबुद्ध करने का मिशन था। नेशनलिस्ट की, जो सभी विरोधों को राष्ट्र राज्य निर्माण का हिस्सा मानते थे।
और मार्क्सिस्ट की भी, जो लोगों के संघर्षों को क्रांति की ओर एक सीधी प्रगति मानते थे। तो इन सब में कमी क्या थी? गुहा ने कहा कि इन सभी कामों में ये समझने की कोशिश ही नहीं की गई कि सबॉल्टर्न ग्रुप्स यानी अधीनस्थ समूह दुनिया को कैसे देखते थे और अपनी राजनीति कैसे करते थे। उनकी चेतना, उनकी एजेंसी को नजरअंदाज किया गया। अच्छा। पहले के इतिहासकारों पर पॉपुलर इनिशिएटिव यानी लोकप्रिय पहल को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया, और ये भी कि उन्होंने विद्रोह, रेबेल और विद्रोह, रेबेलियन के जो आधिकारिक नकारात्मक चित्रण थे उन्हीं को स्वीकार कर लिया। गुहा ने अपने एक प्रसिद्ध लेख द प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी में और क्या कहा था? हाँ, उसमें उन्होंने मौजूदा किसान और आदिवासी इतिहासों, पेजेंट एंड ट्राइबल हिस्ट्रीज, पर बहुत तीखा हमला बोला। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि ये इतिहास किसान विद्रोहों, पेजेंट रिबेलियंस को प्योरली स्पॉन्टेनियस एंड अनप्रीमेडिटेटेड मानते हैं। हाँ। मतलब पूरी तरह से सहज और बिना सोचे समझे हुए। हाँ। और इस चक्कर में वो विद्रोहियों की चेतना, द कॉन्शियसनेस ऑफ द रेबल्स, को नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। उन्होंने सभी मौजूदा वृत्तांतों, अकाउंट्स पर काउंटर इंसर्जेंसी के पाठ, टेक्स्ट ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, लिखने का आरोप लगाया। यानी वो इतिहास जो असल में विद्रोह को दबाने वालों के नजरिए से लिखा गया हो। मतलब शासकों के नजरिए से। हाँ, और ये वृत्तांत लोगों की एजेंसी, उनके कर्तृत्व को मानने से इनकार करते थे और विद्रोही को उसके अपने इतिहास के विषय के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते थे। तो सबल्टन दृष्टिकोण का सेंट्रल आइडिया, मुख्य विचार क्या था? गुहा के अनुसार एक समानांतर सबऑल्टर्न डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स मौजूद था। मतलब राजनीति का एक अधीनस्थ क्षेत्र था जो इलीट पॉलिटिक्स यानी अभिजात वर्ग की राजनीति से प्रभावित नहीं था, बिल्कुल स्वतंत्र था। अच्छा, बिल्कुल अलग। हाँ, और उसकी अपनी स्वतंत्र सेल्फ जेनरेटिंग डायनामिक्स थी, स्व उत्पन्न गतिशीलता। उसकी जड़ें प्री कॉलोनियल पॉपुलर सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स यानी पूर्व औपनिवेशिक लोकप्रिय सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं में थीं। लेकिन क्या ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ, आर्काइक था? नहीं, गुहा ने कहा कि ये क्षेत्र आर्केक यानी पुराना या पिछड़ा हुआ नहीं था, बल्कि उतना ही आधुनिक था जितनी इलीट राजनीति। अब जरूरत थी कि इतिहास को सबॉल्टर्न क्लासेस, अधीनस्थ वर्गों के दृष्टिकोण से देखकर रिकॉर्ड को सही किया जाए। और लोगों की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ द पीपल, इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि ये एक ऑटोनमस डोमेन, एक स्वायत्त क्षेत्र का गठन करती थी। और गुहा ने जोर देकर कहा कि ये क्षेत्र ना तो इलीट राजनीति से उत्पन्न हुई थी और ना ही इसका अस्तित्व उस पर निर्भर था, बिल्कुल अलग, समानांतर। तो एलीट और सबॉल्टर्न राजनीति में क्या मुख्य अंतर बताए गए? व्हाट वर द की डिफरेंसेस हाइलाइटेड? हाँ, उन्होंने करीब 4 मुख्य अंतर बताए। पहला, सबॉल्टर्न राजनीति पारंपरिक संगठनों पर आधारित थी, जैसे कास्ट, जाति, किनशिप नेटवर्क्स, रिश्तेदारी नेटवर्क, ट्राइबल सॉलिडारिटी, आदिवासी एकजुटता, टेरिटोरियलिटी, क्षेत्रीयता वगैरह। जबकि एलीट राजनीति ब्रिटिश संस्थानों और राष्ट्रवादी लक्ष्यों पर आधारित थी। ठीक है। दूसरा, एलीट मोबिलाइजेशन वर्टिकल थी, ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपर से नीचे, जबकि लोगों की मोबिलाइजेशन हॉरिजॉन्टल थी, क्षैतिज, मतलब आपस में बराबरी के स्तर पर। तीसरा, एलीट मोबिलाइजेशन ज्यादातर लीगलिस्टिक यानी कानूनवादी और पैसिफिक यानी शांतिपूर्ण थी, जबकि सबॉल्टर्न मोबिलाइजेशन अपेक्षाकृत वायलेंट यानी हिंसक होती थी, उसमें टकराव ज्यादा था। और चौथा, एलीट मोबिलाइजेशन ज्यादा सतर्क, कॉशियस और नियंत्रित, कंट्रोल्ड थी, जबकि सबऑल्टर्न मोबिलाइजेशन ज्यादा स्पॉन्टेनियस, सहज थी, उसमें प्लानिंग कम, तात्कालिकता ज्यादा होती थी। समझ गया। तो सबॉल्टर्न इतिहासकारों ने कांग्रेस के राष्ट्रवाद को कैसे देखा? एलीट पॉलिटिक्स का हिस्सा माना। हाँ, बिल्कुल। वे कांग्रेस राष्ट्रवाद और भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट, में उसके मूर्त रूप से काफी मोहभंग, डिसएन्चांटेड हो चुके थे। उन्हें लगता था कि कांग्रेस ने आम लोगों के साथ धोखा किया है। अच्छा। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि लोकप्रिय लामबंदी, पॉपुलर मोबिलाइजेशन, सिर्फ आर्थिक परिस्थितियों, इकोनॉमिक कंडीशंस या ऊपर से हुई पहल, इनिशिएटिव्स फ्रॉम द टॉप का नतीजा थी। तो फिर किसका नतीजा थी? उन्होंने एक लोकप्रिय स्वायत्त क्षेत्र, पॉपुलर ऑटोनमस डोमेन, की खोज का दावा किया। एक ऐसा क्षेत्र जो राजनीति के अभिजात वर्ग के क्षेत्र, एलीट डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स, के बिल्कुल विपरीत था।
और ये सबल्टन क्षेत्र अभिजात वर्ग के खिलाफ परपेचुअल रेजिस्टेंस एंड रिबेलियन यानी निरंतर प्रतिरोध और विद्रोह द्वारा परिभाषित किया गया था। तो क्या इस सबल्टन डोमेन को एक होमोजेनियस एंटिटी मतलब एक समान इकाई माना गया जिसमें सब एक जैसे थे? हाँ, शुरुआती दौर में उन्होंने इस क्षेत्र को एक सामान्य एकता, अ जनरल यूनिटी प्रदान की। इसमें विभिन्न विषम समूहों, हेट्रोजीनियस ग्रुप्स जैसे कि जनजातियां, ट्राइब्स, किसान, पेजेंट्री, सर्वहारा, प्रोलेटेरिएट और कभी-कभी मध्य वर्गों, मिडिल क्लासेस को भी शामिल किया गया। और ये माना गया कि ये एलीट राजनीति से बिल्कुल अनइन्फ्लुएंस था, अप्रभावित। हाँ, शुरू में यही कहा गया कि ये क्षेत्र अभिजात वर्ग की राजनीति से लगभग पूरी तरह अप्रभावित था और इसमें स्वतंत्र, स्व उत्पन्न गतिशीलता, इंडिपेंडेंट सेल्फ जनरेटिंग डायनामिक्स थीं। और लीडरशिप का क्या, नेताओं की भूमिका? करिश्माई नेतृत्व, कैरिश्मेटिक लीडरशिप को अब आंदोलन के पीछे मुख्य शक्ति के रूप में नहीं देखा गया। पहले जैसे गांधी जी का करिश्मा, अब फोकस इस पर आ गया कि लोग उस करिश्मे की व्याख्या कैसे करते थे। People's interpretation of charisma became central to the analysis. Can we look at some specific examples from the subaltern studies volumes? कुछ उदाहरण देख सकते हैं। Certainly. बिल्कुल। जैसे ज्ञानेंद्र पांडे ने सबॉल्टन स्टडीज वॉल्यूम 1 में तर्क दिया कि अवध में जो किसान आंदोलन हुआ वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन से पहले और स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ था। अच्छा, कांग्रेस से पहले। हाँ, उनके अनुसार स्थानीय शक्ति संरचना, लोकल पावर स्ट्रक्चर और औपनिवेशिक शक्ति, कॉलोनियल पावर के साथ उसके गठबंधन की जो किसानों की समझ थी वो कांग्रेस नेताओं से ज्यादा एडवांस्ड, ज्यादा उन्नत थी। इंटरेस्टिंग। और पांडे ने ये भी कहा कि वास्तव में जहां कांग्रेस संगठन मजबूत था वहां किसान उग्रवाद, पेजेंट मिलिटेंसी कम हो गया। मतलब कांग्रेस ने उसे कंट्रोल कर लिया। अच्छा, और कोई उदाहरण? हाँ, स्टीफन हेनिंगहैम ने वॉल्यूम 2 में बिहार और पूर्वी संयुक्त प्रांत में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का विश्लेषण किया। उन्होंने इलीट और सबॉल्टन क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से अलग किया। क्विट इंडिया में भी दो अलग क्षेत्र। हाँ, उन्होंने एक साथ मौजूद दो समानांतर आंदोलनों की बात की। एक इलीट अपराइजिंग यानी अभिजात वर्ग का विद्रोह जो कांग्रेस पर हावी उच्च जाति के अमीर किसानों और छोटे जमींदारों द्वारा शुरू किया गया था, और दूसरा एक अधीनस्थ विद्रोह यानी सबल्टन रिबेलियन जो क्षेत्र के गरीब निम्न जाति के लोगों द्वारा संचालित था। दोनों साथ चल रहे थे पर अलग अलग थे। ये तो काफी बारीक विश्लेषण है। शाहिद अमीन का गांधी एज महात्मा लेख भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल, वो वॉल्यूम 3 में था। शाहिद अमीन ने महात्मा गांधी की लोकप्रिय धारणा, पॉपुलर परसेप्शन का अध्ययन किया। मतलब आम लोग गांधी को कैसे देखते थे। और क्या पाया उन्होंने? उन्होंने दिखाया कि लोकप्रिय धारणा और लोगों के कार्य कांग्रेस नेताओं की गांधी की धारणा से पूरी तरह अलग थे, बिल्कुल डिफरेंट। देखिए, महात्मा के संदेश रूमर्स यानी अफवाहों के माध्यम से व्यापक रूप से फैले, लेकिन इन अफवाहों के पीछे अर्थव्यवस्था और राजनीति का एक पूरा दर्शन था, जैसे एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत, शराब, जुआ और हिंसा छोड़ने की बात, कताई करने और सांप्रदायिक सद्भाव, कम्युनल हार्मनी बनाए रखने की जरूरत। अच्छा, मतलब लोगों ने गांधी के संदेश को अपने हिसाब से समझा। हाँ, और जो कहानियां फैली उनमें महात्मा की जादुई शक्तियों, मैजिकल पावर्स पर भी जोर दिया गया कि वो कितने शक्तिशाली हैं और उनकी आज्ञा मानने या ना मानने वालों को वो कैसे पुरस्कृत या दंडित कर सकते हैं। मिरेकल्स की बातें थीं। अच्छा, मैजिकल पावर्स। हाँ, लेकिन दूसरी ओर महात्मा के नाम और उनकी इन कथित जादुई शक्तियों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी हुआ, जैसे जातिगत पदानुक्रम, कैस्ट हायरार्कीज को मजबूत करने के लिए, देनदारों से भुगतान करवाने के लिए और गोरक्षा आंदोलन, काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो गांधी के नाम का दुरुपयोग भी हुआ। चौरी चौरा की घटनाओं के दौरान अपने चरम पर पहुंच गईं, जब पुलिस चौकी जलाने, पुलिस कर्मियों को मारने और बाजार लूटने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया गया। चौरी चौरा। हाँ, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो अमीना का कहना है कि वहां गांधी के नाम का इस्तेमाल हुआ था। हाँ, उनके विश्लेषण के अनुसार लोगों ने गांधी का नाम लेकर वो हिंसा की, ये सोचकर कि महात्मा यही चाहते हैं या इससे खुश होंगे। ये पॉपुलर परसेप्शन का एक उदाहरण है जो इलीट अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल अलग था।
और डेविड हार्डीमन का काम? डेविड हार्डीमन ने भी अपने कई लेखों में सबॉल्टर्न विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने तर्क दिया कि चाहे वो दक्षिण गुजरात में आदिवासी दावेदारी, ट्राइबल असर्शन हो, या पूर्वी गुजरात में भील आंदोलन, भिल मूवमेंट हो, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खेतीहर मजदूरों, एग्रीकल्चरल वर्कर्स का उग्रवाद, रेडिकलिज्म हो, वहां सबॉल्टर्न की एक स्वतंत्र राजनीति, एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स थी जो एलीट राजनीति से अलग थी। उसकी अपनी लॉजिक थी, अपने तरीके थे। इसी तरह तानिका सरकार ने भी वॉल्यूम 3 में तर्क दिया कि बंगाल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन ने जनता को नेताओं से आगे निकलते हुए दिखाया। मतलब लोग लीडर से ज्यादा रेडिकल हो गए थे। अच्छा। हाँ, और लोकप्रिय पहल ने अंततः नेताओं को लोक लगाने के लिए चिंतित कर दिया। नेता डर गए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सबॉल्टर्न समूह एक अपेक्षाकृत स्वायत्त राजनीतिक क्षेत्र और रिलेटिवली ऑटोनमस पॉलिटिकल डोमेन बनाते थे, जिसमें विशिष्ट विशेषताएं और सामूहिक मानसिकताएं, कलेक्टिव मेंटालिटीज थीं, जिनका पता लगाने की आवश्यकता है, और यह कि यह अभिजात वर्ग के राजनेताओं, एलीट पॉलिटिशियंस के क्षेत्र से अलग दुनिया थी। तो सबॉल्टर्न स्टडीज की शुरुआती दौर का सार क्या था? देखिए, इन और कई अन्य निबंधों में मुख्य कोशिश यही थी कि एलीट और सबॉल्टर्न क्षेत्रों को अलग करके दिखाया जाए और सबॉल्टर्न चेतना, सबॉल्टर्न कॉन्शियसनेस और कार्रवाई, एक्शन की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी को स्थापित किया जाए। अच्छा, ऑटोनॉमी पे जोर। हाँ, इस चरण की विशेषता आमतौर पर सबॉल्टर्न विषयों और स्वायत्त सबॉल्टर्न चेतना पर जोर देना था। सबॉल्टर्न इतिहासकारों ने जोर देकर कहा कि औपनिवेशिक विचारधारा, कॉलोनियल आइडियोलॉजी, और बुर्जुआ राष्ट्रवादी विचारधारा, बुर्जुआ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, दोनों ही सबॉल्टर्न क्षेत्र पर अपनी हेजेमनी, अपना आधिपत्य स्थापित करने में विफल रहीं। वो आम लोगों के मन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाईं। और भारतीय बुर्जुआ, इंडियन बुर्जुआ के बारे में क्या कहा? उनके अनुसार भारतीय बुर्जुआ राष्ट्र के लिए बोलने के अपने प्रमुख कार्य में विफल रहीं। मतलब वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाईं, और कांग्रेस राष्ट्रवाद बुर्जुआ और अभिजात वर्ग, बुर्जुआ एंड एलीट का था, जिसने लोकप्रिय उग्रवाद, पॉपुलर रेडिकलिज्म को रोका, उसे दबाया। तो ये था पहला फेज। क्या बाद में सबॉल्टर्न स्टडीज के दृष्टिकोण में कोई बदलाव आया? डिड द पर्सपेक्टिव इवॉल्व? हाँ, बिल्कुल आया। कुछ वर्षों बाद खासकर पोस्ट मॉडर्निस्ट, उत्तर आधुनिकतावादी, और पोस्ट कॉलोनियलिस्ट, उत्तर औपनिवेशिक विचारों के प्रभाव में इसके कई योगदानकर्ताओं ने स्वायत्त सबॉल्टर्न चेतना पर अपने पहले के जोर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने खुद ही अपने पहले के विचारों पर सवाल उठाया। हाँ, जैसे गायत्री स्पिवक ने विशेष रूप से सबॉल्टर्न स्टडीज के भीतर पहले के चलन द्वारा अपनाए गए ह्यूमनिस्ट व्यू पॉइंट, मानवतावादी दृष्टिकोण की आलोचना की। उन्होंने पूछा, कैन द सबॉल्टर्न स्पीक? क्या अधीनस्थ वास्तव में बोल सकता है, या उसकी आवाज हमेशा मध्यस्थों के माध्यम से ही आती है? और एक अन्य स्तर पर सबॉल्टर्निटी, अधीनस्थता का विचार बहुत व्यापक हो गया। उसमें औपनिवेशिक अभिजात वर्ग, कॉलोनियल एलीट को भी शामिल किया जाने लगा। एलीट को सबॉल्टर्न माना गया, वो कैसे? क्योंकि उन्हें साम्राज्यवादी शासकों, इंपीरियलिस्ट रूलर्स के मुकाबले सबॉल्टर्न माना जाता था। वो अंग्रेजों के अधीन थे। इस घटना को पार्था चैटर्जी ने सबॉल्टर्नेरिटी ऑफ द एलीट, यानी अभिजात वर्ग की अधीनस्थता कहा। अच्छा, सबॉल्टर्नेरिटी ऑफ द एलीट। हाँ, और पार्था चैटर्जी की प्रभावशाली पुस्तक नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड, जो 1986 में आई, वो एडवर्ड साइद के पोस्ट कॉलोनियल फ्रेमवर्क, उत्तर औपनिवेशिक ढांचे से प्रेरित थी। एडवर्ड साइद का ओरिएंटलिज्म वाला फ्रेमवर्क। हाँ, वही, जो औपनिवेशिक शक्ति ज्ञान, कॉलोनियल पावर नॉलेज को एक्रसॉ यानी अति शक्तिशाली और इररेजिस्टिबल यानी अप्रतिकार्य मानता था, मतलब जिससे बचा नहीं जा सकता। चैटर्जी की बाद की पुस्तक द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स, जो 1995 में आई, इस विश्लेषण को और आगे ले जाती है। तो फिर सबॉल्टर्नेरिटी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट का क्या हुआ? उसे भी बदला गया? हाँ, उससे भी पुनर्परिभाषित, रीडिफाइंड किया गया। पहले सबॉल्टर्निटी का मतलब था उत्पीड़ित वर्ग
ओप्रेस्ड क्लासेस, जो अंदर और बाहर दोनों जगह प्रमुख वर्गों डोमिनेंट क्लासेस के विरोध में खड़े थे। और बाद में इसे कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, मॉडर्निटी, आधुनिकता और एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय के विरोध में कंसेप्चुअलाइज्ड किया गया, संकल्पित किया गया। मतलब अब लड़ाई सिर्फ डोमिनेंट क्लासेस से नहीं, बल्कि पश्चिमी आधुनिकता और विचारों से भी थी। अच्छा, तो फोकस शिफ्ट हो गया। हाँ, सबाल्टर्न पर पहले का जोर अब कम्युनिटी यानी समुदाय पर केंद्रित हो गया। राष्ट्र से ज्यादा समुदाय महत्वपूर्ण हो गया। और राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहा गया इस फेज में? पहले कहा गया था कि अभिजात वर्ग का राष्ट्रवाद, एलीट नेशनलिज्म, लोगों की पहलों को अपने प्रोजेक्ट के लिए हाईजैक कर लेता है, अपहरण कर लेता है। अब राष्ट्रवाद की पूरी परियोजना को द इंटायर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनलिज्म, औपनिवेशिक विमर्श, कॉलोनियल डिस्कोर्स का ही एक संस्करण, अ वर्जन घोषित कर दिया गया। मतलब राष्ट्रवाद खुद ही कॉलोनियल सोच का प्रोडक्ट था। हाँ, इस फेज के कुछ विचारकों का यही मानना था, जिसमें आंदोलन के केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मूवमेंट और बाद में राज्य स्टेट पर जोर दिया गया, जो कि औपनिवेशिक मॉडल पर ही आधारित था। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म और ज्ञानोदय तर्कवाद, एनलाइटनमेंट रैशनलिज्म जैसे विचारों पर हमला किया गया। और जोर किस पर दिया गया? जोर दिया जाने लगा फ्रैगमेंट्स यानी टुकड़ों और एपिसोड्स यानी प्रकरणों पर, पूरी कहानी के बजाय छोटे छोटे हिस्सों पर। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद पर सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी दो मुख्य चरणों से गुजरी। पहला चरण ऑटोनॉमी और रेजिस्टेंस पर केंद्रित था, दूसरा चरण कॉलोनियल डिस्कोर्स और कम्युनिटी पर। ये तो काफी बड़ा शिफ्ट है सबाल्टर्न स्टडीज के अंदर ही। ठीक है, अब सेक्शन 4.4 पे आते हैं। सम अदर व्यूज। कैम्ब्रिज स्कूल और सबाल्टर्न स्टडीज के अलावा क्या राष्ट्रवाद पर और भी दृष्टिकोण हैं? आर देयर अदर सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव्स? बिल्कुल है। इतिहास की व्याख्या कभी एक जगह नहीं रुकती। जैसे शुगाता बोस जैसे विद्वान कहते हैं कि हमें सेक्युलर स्टेटिस्ट यानी धर्मनिरपेक्ष राज्यवादी इतिहास और सबाल्टर्न फ्रैगमेंटलिस्ट यानी सबाल्टर्न खंडवादी इतिहास के बीच की बहस से आगे बढ़ने की जरूरत है। क्यों? इनमें क्या दिक्कत है? क्योंकि जहां राज्यवादी इतिहास खंडों, फ्रैगमेंट्स को हाशिए पर डाल देता है, मतलब छोटे समूहों की कहानियों को नजरअंदाज करता है, वहीं खंडवादी इतिहास अक्सर खंड को, फ्रैगमेंट को पूरे भारतीय राष्ट्र, इंडियन नेशन के साथ मिला देता है। मतलब एक छोटे समूह के अनुभव को ही पूरे राष्ट्र का अनुभव मान लेता है। अच्छा, दोनों में संतुलन की कमी है? हाँ, कुछ ऐसा ही। तो यहाँ हम संक्षेप में दो और किताबों पर चर्चा करेंगे जो एक अलग व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। जरूर। पहली कौन सी है? Which is the first one? पहली है C.A. बेली की किताब ओरिजिन्स ऑफ नेशनैलिटी इन साउथ एशिया, जो 1998 में आई। बेली का तर्क है कि भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म, पूरी तरह से आधुनिक उत्पाद, अ मॉडर्न प्रोडक्ट नहीं था। अच्छा, तो क्या था? ये टेरिटोरियलिटी यानी क्षेत्रीयता, एथिकल गवर्नमेंट यानी नैतिक सरकार और पब्लिक मोरालिटी यानी सार्वजनिक नैतिकता के पहले से मौजूद स्वदेशी विचारों, प्री एग्जिस्टिंग इंडिजिनस आइडियाज पर बना था। मतलब राष्ट्रवाद की जड़ें भारत की अपनी पुरानी सोच में थीं। तो वो मानते हैं कि राष्ट्रवाद के बीज पहले से थे। हाँ, बेली उन क्षेत्रीय देशभक्तियों, रीजनल पेट्रियोटिज्म्स की जड़ों का पता लगाते हैं जो उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म के आगमन से पहले मौजूद थीं, और उनका मानना है कि इन क्षेत्रीय देशभक्तियों ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद, मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो इस विचार को चुनौती देते हैं कि राष्ट्रवाद पश्चिम से आया। So he challenges the Western origins theory. Yes, very much. वो उन विद्वानों की आलोचना करते हैं जो भारतीय राष्ट्रवाद को मूल रूप से पश्चिमी उत्पाद मानते हैं, जिसे 19वीं सदी के अंत में इंग्लिश एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया, अंग्रेजी शिक्षित बुद्धिजीवियों ने बनाया था। उनके अनुसार ये गलत है? हाँ, उनके अनुसार उपमहाद्वीप में देशभक्ति की भावनाएं, पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स पश्चिमी प्रभावों से बहुत पहले की थीं। वो कहते हैं कि 1400, 1400 और 1800 के बीच कुछ क्षेत्रीय भारतीय मातृभूमियों, रीजनल इंडियन होमलैंड्स में भूमि और राजनीतिक संस्थानों, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस से लगाव की एक भावना विकसित हुई। ये कैसी भावना थी? ये फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले के यूरोपियन देशभक्ति,
यूरोपियन पेट्रियाटिज्म्स के समान थी। ये विचार परफेक्ट सिटी, आदर्श शहर, कॉर्पोरेट किंगशिप, सामूहिक राजत्व, ह्यूमरल बैलेंस, रस संतुलन और गुड काउंसिल, अच्छी सलाह जैसे विषयों के इर्द गिर्द विकसित हुए। और ये हिंदू, ग्रीक, इस्लामी और मुगल अभिजात वर्ग के विचारों सहित कई स्रोतों से लिए गए थे। मतलब ये भारतीय कॉन्टेक्स्ट में विकसित हुए थे। लेकिन क्या वो पश्चिमी प्रभाव को पूरी तरह नकारते हैं? डज ही कंप्लीटली डिनाई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मानते हैं कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन और विचारधारा का बहुत कुछ सचेत या अनजाने में पश्चिमी उदाहरणों से लिया गया था। इसे वो स्वीकार करते हैं। तो फिर उनका मेन पॉइंट क्या है? उनका मेन पॉइंट ये है, और मैं कोट कर रही हूं, भारतीय राष्ट्रवाद की विशिष्टताओं को भारतीय सामाजिक संगठन के रूपों और सुशासन की विचारधाराओं के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जो पूर्ण पश्चिमी प्रभाव से पहले के हैं। मतलब जड़ें भारतीय हैं, भले ही ढांचा बाद में पश्चिमी प्रभाव से बना हो। प्रिसाइसली। उनका तर्क है कि यह दावा कि भारतीय राष्ट्रवाद पूरी तरह से औपनिवेशिक काल का उत्पाद था, इतिहास का एक कठोर संक्षिप्तीकरण है, अ ड्रास्टिक फोरशॉर्टनिंग ऑफ हिस्ट्री। उनके अनुसार 17वीं शताब्दी से ही देशभक्ति की एक मजबूत भावना मौजूद थी, जिसने कई भारतीयों को उनकी मातृभूमि से बांधा था। क्या उन्होंने कुछ उदाहरण दिए? एनी स्पेसिफिक एग्जाम्पल साइटेड? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, वहां की क्षेत्रीय संस्कृति, भाषा, राज्य निर्माण, राजस्थान और मध्य भारत का, जहां मुगलों के खिलाफ राजपूत एकजुटता थी, जाट क्षेत्र का, जहां मुगलों के खिलाफ क्षेत्रीय देशभक्ति थी, तेलुगु क्षेत्र का, जहां 1400 से 1600 के बीच एक तेलुगु जातीयता विकसित हुई, मैसूर का, जहां हैदर अली और टीपू सुल्तान द्वारा एक मैसूर देशभक्ति पहचान गढ़ी गई, और बंगाल और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों का भी उल्लेख किया। तो ये सब आधुनिक राष्ट्रवाद से पहले की देशभक्ति थी। हाँ, और ये देशभक्ति के रूप धर्म, जाति या राजवंश के आसपास बने पूर्व औपनिवेशिक बंधनों से अलग थे। ये ज्यादा टेरिटोरियल, ज्यादा क्षेत्रीय थे। ठीक है, ये तो बेली का दृष्टिकोण हुआ। और दूसरा दृष्टिकोण कौन सा है? द सेकंड पर्सपेक्टिव। वो है रजत कांता रे की किताब द फेल्ट कम्युनिटी, कॉमनैलिटी एंड मेंटालिटी बिफोर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो 2003 में आई। द फेल्ट कम्युनिटी, अनुभूत समुदाय। हाँ, रे भी बेली की तरह इस विचार के खिलाफ तर्क देते हैं कि राष्ट्रवाद पूरी तरह से आधुनिक या यूरोपीय अवधारणा, यूरोपियन कंस्ट्रक्ट है। उन्होंने कई पूर्व औपनिवेशिक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बंधनों, प्री कॉलोनियल सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बॉन्ड्स पर चर्चा की। और इन बंधनों से क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इन बंधनों ने आधुनिक राष्ट्रवाद के आगमन से बहुत पहले एक आम संस्कृति और मानसिकता, अ कॉमन कल्चर एंड मेंटालिटी पैदा की, और इस तरह एक फेल्ट कम्युनिटी, एक अनुभूत समुदाय यानी भारतीयता की भावना, अ सेंस ऑफ इंडियननेस पैदा की। तो एक तरह की भारतीयता पहले से मौजूद थी। हाँ, रे का यही तर्क है। और ये फेल्ट कम्युनिटी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को शामिल करती थी और क्षेत्रों की बाधाओं को पार करती थी। ये पैन इंडियन थी एक तरह से। तो उनका तर्क है कि एक तरह का राष्ट्र, अ फॉर्म ऑफ नेशन, पहले से मौजूद था, आधुनिक नेशन स्टेट से पहले। हाँ, वो यही तर्क देते हैं। यद्यपि पूर्व आधुनिक काल में एक बड़े समुदाय का विचार आधुनिक राष्ट्र राज्य, मॉडर्न नेशन स्टेट के विचार से अलग था, फिर भी एक सांस्कृतिक समुदाय, अ कल्चरल कम्युनिटी था, जो क्षेत्रीय, धार्मिक और जातिगत सीमाओं को पार करता था। तो क्या इसे नेशनल बॉन्ड कह सकते हैं? रे कहते हैं कि व्यापक समुदाय, यहाँ तक कि राष्ट्रीय नेशनल बंधन भी औपनिवेशिक काल से पहले मौजूद थे। उन्होंने उदाहरण दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुगल राज्य के जो अवशेष थे, रेमनेंट्स थे, उनके द्वारा जो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस किया गया, वो पिछले सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यापक लगाव को दर्शाता है। और 1857 के विद्रोह के बारे में क्या कहा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रे कहते हैं कि औपनिवेशिक शासन की शुरुआत के बाद से जो विभिन्न विद्रोह और रिबेलियंस हुए, जो 1857, 1857 के विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857 में समाप्त हुए, वो लोगों के बीच एक आम बंधन, अ कॉमन बॉन्ड, और एक क्षेत्रीय राज्य, टेरिटोरियल स्टेट के प्रति उनकी निष्ठा, अलीजेंस को दर्शाते हैं। उन्होंने 1857 के विद्रोह की व्याख्या कैसे की? How did he interpret the 1857 revolt specifically? रे कहते हैं, और ये उनकी किताब से है,
सामूहिक मानसिकता के सहज स्तर पर, इंस्टिंक्चुअल लेवल पर, ये श्वेत उत्पीड़कों, वाइट ओप्रेसर्स के खिलाफ अश्वेत प्रजा, ब्लैक सब्जेक्ट पीपल का हिंसक विरोध था। रेस वॉर। हाँ, सहज स्तर पर, सचेत विचार, कॉन्शियस थॉट के स्तर पर उन्होंने अंतर्निहित नस्लीय युद्ध, अंडरलाइंग रेस वॉर को सच्चे धर्मों और झूठे धर्म के बीच संघर्ष के वैचारिक वस्त्र, आइडियोलॉजिकल गार्ब पहनाए। मतलब धर्म का इस्तेमाल किया गया। और आगे? धर्मों की संयुक्त बिरादरी, जॉइंट ब्रदरहुड ऑफ द रिलीजन्स, ने इस सहज भावना को व्यक्त किया कि देशी प्रजाति, नेटिव सब्जेक्ट रेस, श्वेत ईसाई शासकों, व्हाइट क्रिश्चियन रूलर्स के विरुद्ध एक लोग, वन पीपल थे। वन पीपल मतलब 1857 में ही एक हम भारतीय वाली भावना थी। रे का तर्क यही है कि उस विद्रोह में ये भावना झलकती थी, भले ही वो आधुनिक राष्ट्रवाद न हो। तो बेले और रे दोनों ही भारतीय राष्ट्रीय पहचान, इंडियन नेशनल आइडेंटिटी की जड़ों को उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में प्री कॉलोनियल स्टेट फॉर्म्स, समाजों, सोसाइटीज और मिश्रित संस्कृतियों, कॉम्पोजिट कल्चर्स में तलाशते हैं। हाँ, ये भारतीय राष्ट्रवाद की मुख्यधारा की समझ से एक नया और काफी दिलचस्प दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि राष्ट्रवाद की कहानी शायद उतनी सीधी नहीं है जितनी हम समझते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन 4.5, 4.5 समरी पर। हमने आज भारतीय राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनलिज्म की कुछ बहुत ही अलग और महत्वपूर्ण व्याख्याओं को समझा, काफी कुछ कवर किया। हाँ बिल्कुल, हमने कैम्ब्रिज स्कूल को देखा जो राष्ट्रवाद की घटना को ही खारिज करने की कोशिश करता है। वो इसे एलीट्स के बीच पावर स्ट्रगल मानता है और नेताओं के निस्वार्थ इरादों पर सवाल उठाता है। हाँ, वो इंडियंस वर्सेस इंडियंस वाला आर्ग्यूमेंट। एग्जैक्टली। फिर हमने सबाल्टर्न स्कूल पर चर्चा की। ये राष्ट्रवाद के आधिकारिक आख्यान, ऑफिशियल नैरेटिव पर सवाल उठाता है, लेकिन ये एक मजबूत, स्वायत्त, ऑटोनमस और ज्यादा उग्रवादी, मिलिटेंट, लोकप्रिय राष्ट्रवाद, पॉपुलर नेशनलिज्म के अस्तित्व को रेखांकित करता है। हालांकि बाद में इसके विचारों में भी बदलाव आया। हाँ, वो ऑटोनॉमी से कम्युनिटी और कॉलोनियल डिस्कोर्स की तरफ शिफ्ट। राइट। और अंत में हमने सीए बेली और रजत राय जैसे विचारों को भी संक्षेप में देखा, जो पूर्व औपनिवेशिक भारत, प्री कॉलोनियल इंडिया में मजबूत देशभक्ति और यहाँ तक कि राष्ट्रीय भावनाओं, नेशनल सेंटिमेंट्स की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि राष्ट्रवाद की व्याख्या कितनी विविध, कितनी डाइवर्स हो सकती है। एक ही घटना को देखने के कितने अलग अलग चश्मे हो सकते हैं। बिल्कुल सही। इतिहास हमेशा एक इंटरप्रिटेशन होता है। यूनिट के अंत में सेक्शन 4.6, 4.6 में कुछ एक्सरसाइजेस, अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं, जो श्रोताओं को इन विचारों पर और गहराई से सोचने में मदद कर सकते हैं। उन्हें देखना फायदेमंद रहेगा। हाँ बिल्कुल, वो सेल्फ असेसमेंट के लिए अच्छे हैं। तो चलिए आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। व्हाट आर द की टेकअवेज? जरूर। तो मुख्य बातें ये रहीं। पहला, कैम्ब्रिज स्कूल। इनके अनुसार राष्ट्रवाद मूलतः एलिट्स का खेल था। ब्रिटिश अनुग्रह, ब्रिटिश फेवर्स और सत्ता, पावर के लिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन थी। असली द्वंद्व ब्रिटिश बनाम भारतीय, ब्रिटिश वर्सेस इंडियंस नहीं बल्कि भारतीय बनाम भारतीय, अमंग इंडियंस देमसेल्व्स था, जाति, कास्ट और समुदाय, कम्युनिटी के आधार पर। स्थानीय राजनीति, लोकल पॉलिटिक्स और पितृशक क्लाइंट संबंध, पेट्रॉन क्लाइंट रिलेशनशिप्स ही राष्ट्रवादी बयानबाजी, नेशनलिस्ट रिटोरिक के पीछे की मूल चालिका शक्ति, ड्राइविंग फोर्स थे। तो देखना चाहिए। अभिजात वर्ग की राजनीति, एलीट पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र एक सबॉल्टर्न या अधीनस्थों का राजनीतिक क्षेत्र, ऑटोनॉमस पॉलिटिकल डोमेन था। ये क्षेत्र प्रतिरोध, रेजिस्टेंस और विद्रोह, रिबेलियन द्वारा चिन्हित था और इसकी अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस और गतिशीलता, डायनामिक्स थी। कांग्रेस का राष्ट्रवाद, कांग्रेस नेशनलिज्म, अभिजात, एलीट था और उसने जनप्रिय उग्रवाद को, पॉपुलर रेडिकलिज्म को दबाया। राइट। ऑटोनॉमी पे फोकस। तीसरा, सबॉल्टर्न स्टडीज फेज 2। इसमें उत्तर आधुनिकतावादी, पोस्ट मॉडर्निस्ट और उत्तर औपनिवेशिक, पोस्ट कॉलोनियल प्रभाव दिखे। स्वायत्त चेतना, ऑटोनॉमस कॉन्शियसनेस के विचार पर सवाल उठे। फोकस सबल्टर्न से समुदाय, कम्युनिटी और औपनिवेशिक ज्ञान शक्ति, कॉलोनियल पावर नॉलेज की अप्रतिरोधक प्रकृति, ओवरवेलमिंग नेचर की तरफ चला गया। राष्ट्रवाद को ही औपनिवेशिक डिस्कोर्स, कॉलोनियल डिस्कोर्स का एक संस्करण, वर्जन माना जाने लगा।
ये बात का डेवलपमेंट। और चौथा अदर व्यूज बेली रे, इनके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद इंडियन नेशनलिज्म की जड़ें पूरी तरह आधुनिक मॉडर्न या पश्चिमी वेस्टर्न नहीं है। प्राक औपनिवेशिक भारतों प्री कॉलोनियल इंडिया में क्षेत्रीय देश प्रेम, रीजनल पैट्रियोटिज्म, नैतिक शासन, एथिकल गवर्नेंस और एक अनुभूत समुदाय फेल्ट कम्युनिटी या भारतीयता इंडियननेस की भावना मौजूद थी, जिसने आधुनिक राष्ट्रवाद की नींव बनाने में मदद की। ठीक है, ये 4 मुख्य दृष्टिकोण हमने आज समझे। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इतनी विविध तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर हमें उस जटिल दौर को समझने में सबसे ज्यादा मदद करती हैं? क्या ये अलग-अलग दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, या पूरी तरह से विरोधाभासी, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं? व्हाट डू आवर लिसनर्स थिंक? ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल। और इतिहास की इन अलग-अलग व्याख्याओं को समझना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सिर्फ वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ही नहीं, बल्कि जीएस मेंस, एस्से और यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी एक संतुलित और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, अ बैलेंस्ड एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव विकसित करने के लिए बेहद जरूरी है। सही कहा। Knowing these different schools of thought allows for a deeper analysis of historical events and their interpretations. इससे पता चलता है कि चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। बिल्कुल। उम्मीद है ये विस्तृत चर्चा हमारे लिसनर्स के लिए उपयोगी रही होगी। कॉन्सेप्ट्स काफी डेंस हैं, तो इसे दोबारा सुने ताकि ये अच्छी तरह समझ आ जाए। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपको सुन लो यूपीएससी का ये प्रयास पसंद आया तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें हौसला मिलता है। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम भविष्य में भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक लाते रहें। इट हेल्प्स अस मेक द चैनल सस्टेनेबल फॉर द लॉन्ग टर्म। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।